गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू हिमालय एडू हब। चलिए आज हम जो करने जा रहे हैं वो हमारा रिवीजन करेंगे चैप्टर फर्स्ट का। ठीक है। और एक क्विक रिवीजन रहेगा हमारे लिए। ठीक है। और इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो चैप्टर है उसका एक पूरा रिवीजन कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं, हमारा जो चैप्टर है वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका जो टाइम पीरियड है वो हमारे लिए रहेगा 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक का मैच्योर हड़प्पन का पीरियड है। ठीक है। अर्ली हड़प्पन इससे थोड़ा सा पहले का जो टाइम पीरियड उसको कहते हैं, और इसके बाद का जो टाइम पीरियड है उसे लेटर हड़प्पन पीरियड कहा जाता है। तो हमारे लिए हड़प्पन अगर सिविलाइजेशन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा रहेगा? तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है सील। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है। जो हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिलती है वो किससे मिलती है? सील्स से मिलती है, जो कि बनती थी स्टीएटाइट से। स्टीएटाइट एक तरीके का सॉफ्ट स्टोन होता था जो यूज किया जाता था सील्स बनाने के लिए। ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि हड़प द इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पन कल्चर। यहाँ पर एक इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए एक वर्ड यूज हुआ है हड़प्पन कल्चर की बात करें तो कल्चर किसके लिए हिस्ट्री में किस सेंस में यूज होता है? जब किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से, ठीक है, पर्टिकुलर प्लेस से कुछ आर्टिफैक्ट्स हमें मिलते हैं, ज्योग्राफिकल एरिया से मिल रहे हैं पर्टिकुलर, और वो एक ही टाइम पीरियड से रिलेटेड है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक ही कल्चर से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जो ऑब्जेक्ट्स हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के एरिया में मिलते हैं, और क्योंकि उनका टाइम पीरियड भी एक है और ज्योग्राफिकल लोकेशन मतलब इंडस वैली और उसके आसपास मिले हैं, इसलिए इसके लिए जो आप कह सकते हो कि जो वर्ड यूज किया गया है वो हड़प्पन कल्चर यूज किया गया है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के एरियाज के आसपास ये सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप हुई, इसलिए इसका नाम दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। बाद में ये चीज रियलाइज हुई कि इसकी जो सिटीज है वो इंडस वैली से बाहर भी मिली हैं, कुछ ऐसे एरियाज भी हैं, यानी इवन यूपी तक इसकी जो साइट्स हमें मिलती हैं। और नीचे अगर साउथ इंडिया में जाएं तो महाराष्ट्र तक हमें क्या मिलती हैं? इसकी साइट्स मिलती हैं। तो बाद में इसका नाम चेंज करके हड़प्पन सिविलाइजेशन कर दिया गया। अब हड़प्पन ही क्यों रखा गया? क्योंकि जो पहली साइट डिस्कवर की गई वो थी हड़प्पा, जो कि डिस्कवर की गई थी 1921 के अंदर। ठीक है। और अगर आप देखोगे तो ये पूरी साइट कहां तक, या पूरी जो सिविलाइजेशन है वो कहां तक एक्सटेंड करती थी? तो अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान और उसके साथ साथ गुजरात, यहाँ तक के एरियाज में हमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। चलिए उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इससे पहले जैसे मैंने बताया कि जो कल्चर था वो अर्ली हड़प्पन और लेट हड़प्पन था। अब टाइम पीरियड आपके सामने मेंशन कर दिया गया है, मैंने ऊपर पहले आपको लिख ही दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और हम क्या देखेंगे। अब बिगिनिंग की बात करें, ठीक है, मैच्योर हड़प्पन पीरियड से पहले हमें यहाँ पर कुछ और कल्चर्स के भी जो एविडेंसेस मिलते हैं, जो कि हम प्री हड़प्पन पीरियड से उसको क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। ठीक है। उसके बाद धीरे 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 क्या हमें देखने को मिलता है कि जो प्री हड़प्पन पीरियड है वो किस में चेंज होता हमें दिखाई देता है? मैच्योर हड़प्पन पीरियड में चेंज होता दिखाई देता है। एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि जहां पर प्री हड़प्पन साइट्स थी वहां पर ही आपको क्या देखने को मिलेगा, बाद में मैच्योर हड़प्पन साइट्स भी क्या हुई, डेवलप हुई। लेकिन हम इसमें डिफरेंशिएट कैसे करें कि ये एरिया जो है वो प्री हड़प्पन का रहा होगा और ये एरिया मैच्योर हड़प्पन का रहा होगा? जो प्री हड़प्पन साइट्स हैं वो जनरली आपको क्या देखने को मिलेगी, स्मॉल देखने को मिलेगी, वहां पर कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है। ठीक है। और एक चीज और हमें पता लगती है कि अर्ली हड़प्पन पीरियड में और मैच्योर हड़प्पन पीरियड के बीच में क्या था, एक ब्रेक था। ठीक है। ब्रेक का मतलब ये है कि पहले ये एंड हुई, उसके बाद दोबारा से हमें फ्लरिश होती जो मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो दिखाई देती है। चलिए उसके बाद देखिए, ये इस बात का पता कैसे लगता है? क्योंकि बहुत सारी अर्ली हड़प्पन साइट्स हैं जहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि वहां पर बर्निंग के या उस साइट को अबेंडन करने के हमें क्या मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं। चलिए, और उसके साथ साथ आप ये भी देखोगे कि फिर इनके बीच में आपस में लिंक कैसे बैठता है।
तो हमें ये चीज देखने को मिलती है कि जो आप कह सकते हो सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज हैं, यानी जो उनकी खाने पीने की हैबिट्स हैं अर्ली हड़प्पन पीरियड वालों की और मैच्योर हड़प्पन पीरियड वालों की, वो आपस में बहुत ज्यादा क्या करती हैं, मैच करती हैं। तो इस बात से हमें एक चीज का आइडिया लगता है कि ये दोनों साइड्स में आपस में या दोनों कल्चर्स में आपस में क्या रहा होगा, कोई ना कोई क्या रहा होगा, लिंक रहा होगा। चलिए कुछ बात करते हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज के ऊपर। ठीक है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज की बात करें तो हमें कैसे पता लगता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसमें एग्रीकल्चर प्रेवलेंट था, एग्रीकल्चर किया जाता था। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारी ऐसी मूर्तियां हमें ऐसी मिली हैं, बहुत सारी सील्स हमें ऐसी मिली हैं जहां पर इंडिकेशन किया गया है किसका, बुल का। और उसके साथ साथ आप ये भी देखोगे कि प्लग या प्लो जिसको आप कहते हो, हल, मिट्टी का बना हुआ हल भी हमें मिलता है। तो हम इससे एक अंदाजा लगाते हैं कि जो बुल रहा होगा और जो हल जिसको हमें मिट्टी के खिलौने के रूप में मिलता है, इसका यूज कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर करने में किया जाता होगा। उसके साथ साथ कुछ जगहों पर हमें यह भी मिलता है कि ग्रेन्स की हमें फाइंडिंग मिलती है। ठीक है, चर्ड ग्रेन्स, चर्ड मतलब जले हुए अनाज के हमें एविडेंसेस मिलते हैं, जिससे हमें ये चीज पता लगती है कि हाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर एग्रीकल्चर किया जाता था। क्या सिर्फ इतना काफी है? उसके साथ साथ एक प्लेस है कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा जो कि राजस्थान में है। तो कालीबंगा राजस्थान के अंदर हमें ये चीज देखने को मिलती है कि वहां पर डबल प्लग्ड फील्ड, डबल, ठीक, प्लग फील्ड के एविडेंसेस मिलते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि जरूर एग्रीकल्चर किया जाता होगा। और एक ही फील्ड के अंदर, एक ही खेत के अंदर दो तरह की फसलें एक साथ उगाई जाती थी, ये भी हमारे लिए एक एविडेंस है। उसके साथ साथ आप यहाँ पर एक चीज और देखोगे कि जो कालीबंगा राजस्थान ये हमने देख लिया, एक इरिगेशन टेक्नोलॉजीज के भी हमें क्या मिलते हैं, एविडेंसेस मिलते हैं। कैनाल्स के एविडेंसेस मिले हमें। कैनाल्स के एविडेंसेस हमें कहाँ मिलते हैं, शोरतुगई अफगानिस्तान के अंदर। ठीक है, शोरतुगई अफगानिस्तान के अंदर तो हमें एविडेंसेस मिले हैं, लेकिन पंजाब और सिंध जैसे सेमी एरिड एरियाज में हमें कैनाल के एविडेंसेस नहीं मिलते। उसके पीछे ये कारण भी हो सकता है कि बहुत पुरानी कैनाल्स हैं, ये भर गई हों, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी का जो डेपोजिशन हो गया उसके कारण हमें कैनाल्स नहीं मिलती, या ये पॉसिबिलिटी रही हो सकती है कि यहाँ पर कैनाल्स यूज ही नहीं की जाती थी। उसके साथ साथ एक जो हड़प्पन साइट है धोलावीरा, वहां पर हमें एविडेंसेस मिलते हैं किसके, डैम के। डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो इसका, जिसको वाटर रिजर्वायर भी कहा जाता है, तो उस वाटर रिजर्वायर का यूज कहीं ना कहीं इस तरफ इंडिकेशन करता है कि इरिगेशन टेक्नोलॉजीज जो हैं वो यूज की जाती होंगी। तो इससे हमें इस चीज का आइडिया लग जाता है कि जी बिल्कुल जो हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें बता रही हैं कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो है वो प्रेवलेंट रहेगी। अब जैसे मैंने कहा था कि मिट्टी का हल मिला है, कहाँ से मिला है, तो दो साइड से मिलता है, चोलिस्तान और बनावली। चोलिस्तान और बनावली, चोलिस्तान कहाँ है, ये पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, और उसके साथ साथ बनावली की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये हरियाणा के अंदर है। तो ये एविडेंसेस हमें बताते हैं कि हाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर एग्रीकल्चर होता होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं हम द प्लाइट ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा ढूंढा कब गया, तो 1921 में। ठीक है, और इसको ढूंढने वाले आदमी कौन थे, तो दो लोगों का नाम आता है, एक तो जॉन मार्शल है, ठीक है, जॉन मार्शल, और दयाराम सहानी। दयाराम सहानी जी, इन्होंने इसको ढूंढा था। अब अगर जब हड़प्पा डिस्कवर कर लिया गया, तो देखो इस पूरे चैप्टर के अंदर जो सबसे ज्यादा जिक्र जिस शहर का आएगा ना, वो आएगा मोहनजोदारो का। ठीक है, मोहनजोदारो का जिक्र ज्यादा किया गया, हालांकि सबसे पहले ढूंढे जाने वाला शहर कौन सा था, हड़प्पा। तो ऐसा क्यों किया गया कि इस शहर का जिक्र सबसे ज्यादा है, हड़प्पा का क्यों नहीं है? क्योंकि हड़प्पा जो सिटी है उसको क्या कर दिया गया था, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। डिस्ट्रॉय क्यों कर दिया गया, देखो वहां पर एक रेलवे लाइन का काम चल रहा था। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा जिक्र मिलता है कि रेलवे लाइन बिछाने के लिए और
एक माउंट था, उससे ईंटें निकाल ली गई। आइडिया नहीं था कि ये कोई एंशियंट साइट हो सकती है। कुछ कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि हो सकता है कि ब्रिक रोबर्स जो रहे हों, ईंटें चुराने वाले जो लोग हैं, उन्होंने इसमें से ईंटें निकाल ली और आगे जाके उसको क्या कर दिया, बेच दिया। तो उससे क्या हुआ, बहुत सारे एविडेंसेस जो हैं, बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस जो हैं हड़प्पा के अंदर क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। चलिए, मोहनजोदारो अ प्लैंड अर्बन सेंटर। अब बात करते हैं मोहनजोदारो की। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो सबसे यूनिक फीचर है ना, वो क्या है, वो आप कह सकते हो कि सिटी प्लानिंग है। सिटी प्लानिंग का मतलब जो शहर है वो प्लान कर कर बसाए गए। ठीक है, उसके पीछे पहले प्लान रेडी किया गया और बाद में सिटी के अंदर जो कंस्ट्रक्शन है वो किया गया। ये एक सबसे बड़ी खासियत है। और उसमें अगर जो सबसे वेल प्लान्ड सिटी है वो कौन सी है, वो मोहनजोदारो है, सबसे वेल प्लान्ड। ठीक है, और इसको डिस्कवर कब किया गया, आप कह सकते हो 1922 के अंदर। 1922 के अंदर इसको डिस्कवर कर लिया गया। रखाल दास बनर्जी नाम के व्यक्ति ने इसको डिस्कवर किया था। ये है कहाँ पर, तो ये है, अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये आपको मिलेगा सिंध पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, सिंध पाकिस्तान। और अगर बात करें हड़प्पा की तो ये है पंजाब पाकिस्तान के अंदर। जो पाकिस्तान का पंजाब स्टेट है वहां आपको कौन सा शहर मिलेगा, हड़प्पा मिल जाएगा। ठीक है, अब एक सबसे बड़ी खासियत, जैसे मैंने कहा कि सिटी जो थी वो प्लान्ड हुआ करती थी, तो शहर को दो हिस्सों में बांट दिया जाता था। एक हिस्सा था जिसको आप कहते हो सिटाडेल, जो कि स्मॉल था बट हाइयर। ठीक है, और दूसरा था, आपको देखो कि जो बहुत बड़ा था वो कौन सा था, लोअर टाउन, क्योंकि ये नीचे बना होता था और ये थोड़ा सा हाइट पर बना होता था। ठीक है, ये दो पार्ट्स में सिटी क्या होती थी, डिवाइडेड होती थी। और ये यूनिक फीचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। ये मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट्स में आपको देखने को मिल जाएगी कि एक लोअर टाउन है और एक आप कह सकते हो कि जो सिटाडेल है जो थोड़ा सा हाइट पर बना है। सिटाडेल का मतलब फोर्ट भी हो सकता है, किला भी हो सकता है। ठीक है, एक ही बात है फोर्ट और किला। ठीक है, सिटाडेल की बात करते हैं। अब सिटाडेल जो है वो कैसे, अब कैसे बना हुआ था, जैसे मैंने कहा कि हाइट पर बिल्ड किया गया था। ठीक है, और उसके साथ साथ पहले उसको, उसके ऊपर कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले एक नीचे प्लेटफॉर्म बना लिया जाता था। ठीक है, मड ब्रिक्स का एक पहले प्लेटफॉर्म बनाया गया। ठीक है, हाइट के ऊपर, फिर उसके ऊपर जितना भी कंस्ट्रक्शन है वो क्या किया गया। अब ये एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जितना भी कंस्ट्रक्शन किया गया है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ही किया गया है, इससे बाहर आपको कोई कंस्ट्रक्शन दिखाई नहीं देगा। इसका क्लियर मैसेज ये है कि आप यहाँ पर ये चीज देखोगे कि पहले प्लानिंग की गई, कितनी बिल्डिंग्स बनेंगी, कितना कितना एरिया वो कवर करेंगी, उसके बाद उसी अकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया और फिर उसके ऊपर ही क्या कर दिया गया, कंस्ट्रक्शन किया गया। प्लेटफॉर्म से बाहर आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन दिखाई नहीं देगा। ये इससे हमें पता लगता है कि जो पूरी सिटी थी वो कैसी थी, एक प्लान्ड सिटी थी। ठीक है, और आपको एक चीज और देखने को मिलेगी कि जो है फिजिकली सेपरेटेड था लोअर टाउन से। सिटाडेल फिजिकली सेपरेटेड था, दोनों कनेक्टेड नहीं थे। ये क्वेश्चन पिछली बार सीयूटी में पूछा जा चुका है, इन स्टेटमेंट दिया गया था, उसमें ये कहा गया कि दोनों सेपरेटेड नहीं थे। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना था, ये स्टेटमेंट तो क्या हो जाता गलत, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट तो ये होगा कि दोनों फिजिकली क्या थे, सेपरेटेड थे। हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना है। और अगर हमने ये स्टेटमेंट नहीं भी पढ़ी हुई तो एक बहुत कॉमन सेंस से हम आइडिया लगा सकते हैं कि एक हाइट पर बना हुआ है और एक लोअर टाउन है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों फिजिकली क्या होंगे, सेपरेटेड ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिटाडेल्स की बात करते हैं, कुछ वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। While most Harappan settlements have small high western part and larger lower eastern section, these are variations. At sites such as Dholavira and Lothal, Gujarat, the entire settlement was fortified and sections within the town were also separated by walls. देखिए अब आपको यहाँ पर ये चीज देखने को मिलेगी कि कुछ जगह पर आपको कुछ वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं। यूजुअली क्या होता था कि दो पार्ट्स में शहर डिवाइडेड है। ठीक है, सिटाडेल अलग है और लोअर टाउन क्या है, अलग है। अगर हम बात करें धोलावीरा और लोथल की, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि पूरी की पूरी सेटलमेंट को क्या किया गया, फोर्टिफिकेशन कर दिया गया। फोर्टिफिकेशन मतलब चार दीवारी की गई। पूरी सेटलमेंट मतलब दोनों से हिस्सों का फोर्टिफिकेशन हुआ है।
उसके साथ साथ आप यहाँ पर ये चीज देखोगे कि टाउन्स के अंदर जो एरियाज है, टाउन के अंदर कई सारे एरियाज थे, उन एरियाज को भी सेपरेटली क्या किया गया था, फोर्टिफाई किया गया था। ठीक है, यूजुअली बाकी सेटलमेंट्स में ऐसा नहीं है कि लोअर टाउन के अंदर भी आपको अलग अलग सेक्शंस बने हुए दिखाई देंगे। ये चीज अदर टाउन्स में अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ कहां पर देखने को मिलती है, लोथल में। अब द सिटाडेल विद इन द लोथल वॉज नॉट वॉल्ड ऑफ बट वॉज बिल्ट ऑन हाइट। ये चीज इंटरेस्टिंग है कि लोथल के अंदर जो हमें सिटाडेल मिलता है उसकी चार दीवारी नहीं हुई, लेकिन बना किसके ऊपर हुआ है, हाइट के ऊपर बना हुआ है। तो कुछ कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस जरूर हैं, बाकी ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर क्या होता था कि जो आप देखते हो कि फोर्टिफिकेशन और जो सिटी का डिवीजन है वो हमें एक जैसा मिलता है। एक धोलावीरा भी एक्सेप्शन है। धोलावीरा के अंदर आप चीज देखोगे कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। बाकी सारी सिटीज कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में। धोलावीरा कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। अच्छा, एक इनकी सबसे बड़ी खासियत पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये है कि यहाँ की जो सिटी प्लानिंग में आपको ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पर ड्रेनेज सिस्टम हमें देखने को नहीं मिलता, ड्रेनेज सिस्टम एब्सेंट है। अगर आप उस शहर का नाम जानते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसका नाम जरूर बताऊंगा। ठीक है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप उसको एक बार लिख देना। हमारी तरफ से आपका जो कमेंट है उसको लाइक कर दिया जाएगा अगर आप सही आंसर देते हैं तो। ठीक है, तो कुछ ना कुछ वेरिएशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। सिटाडेल यूज्ड फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पसेस। अब जो सिटाडेल है वो यूजली किस लिए यूज किया जाता था, स्पेशल पब्लिक पर्पसेस के लिए यूज किया जाता था। कुछ आप कह सकते हो कि कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए, कुछ ऐसी चीजें रही होंगी, या पब्लिक परफॉर्मेंसेस हो सकती हैं, उसके बारे में आइडिया लगाना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है। अगर आप देखोगे कि अगर हम मोहनजोदड़ो का सिटाडेल देखें तो वहां में 2 स्पेसिफिक बिल्डिंग्स मिलती हैं, एक तो वेयर हाउस है और दूसरा ग्रेट बाथ। ठीक है, ये हाईलाइट है मोहनजोदड़ो के सिटाडेल की कि आपको एक वेयर हाउस मिला है और एक क्या मिला है, ग्रेट बाथ मिला है। ग्रेट बाथ भी क्या हो सकता है, रेक्टेंगुलर टैंक है, ये काफी बड़ा क्या बना हुआ है, टैंक बना हुआ है, जिसके चारों तरफ क्या बना हुआ है, कॉरिडोर बना हुआ है। ठीक है, और जो उसके बिल्कुल जो आप कह सकते हो कि वहां के सिटाडेल के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड था। और इसको क्या किया गया था, जो बेक्ड ब्रिक से इसको क्या किया गया था, वाटर प्रूफ किया गया था। वाटर प्रूफ का मतलब यह है कि वाटर लीकेज ना हो जाए। तो बेक्ड ब्रिक्स मतलब पकी हुई ईंटों का क्या किया था, यूज किया था। उसके साथ साथ थिक लेयर ऑफ बिटुमिनस, बिटुमिनस का क्या किया गया, उसके ऊपर लेप कर दिया गया एक तरीके से। ठीक है, ताकि जो वाटर की लीकेज की कोई भी गुंजाइश उसमें से ना हो। तो काफी अच्छी टेक्नोलॉजी का इन्होंने क्या किया गया, यूज किया गया। और किस लिए यूज होता था, तो ये हमारे पास इसका कोई कॉन्क्रीट एविडेंस तो नहीं है कि ग्रेट बाथ किस लिए यूज होता था, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसका यूज रिलीजियस सेरेमनीज के लिए किया जाता होगा। रिचुअल बाथिंग, आज भी हमारे इंडिया के अंदर रिचुअल बाथिंग जो है होती है, तो इसका जो मोस्ट प्रोबेबली यूज है वो रिलीजियस सेरेमनीज और इन पर्पसेस के लिए रहा होगा। हमें कैसे पता लगता है, हालांकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आप एक चीज देखोगे कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसके पास हमें स्वास्तिक के एविडेंसेस भी मिलते हैं। ठीक है, स्वास्तिक के एविडेंस मिलते हैं इस जो ग्रेट बात है। स्वास्तिक यूजुअली आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से जो है बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके एविडेंसेस भी हमें इसके पास मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस तरफ इंडिकेशन है कि ये जो यूज है इसका किस लिए किया जाता होगा, रिलीजियस बाथ्स के लिए और इन सब चीजों के लिए किया जाता होगा। और इसके साथ साथ हमें ये भी मिलता है कि इसको वाटर जो सप्लाई है वो किससे मिलती थी, तो वेल्स बने हुए थे, उन वेल्स के थ्रू इसको वाटर सप्लाई दी जाती थी। चलिए देखते हैं, लोअर टाउन की बात करते हैं। लोअर टाउन का भी क्या किया जाता था, फोर्टिफिकेशन किया जाता था। उसके साथ साथ एक प्लेटफॉर्म बनाकर उसके ऊपर सारी बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। ठीक है, और जैसे मैंने कहा कि पहले प्लानिंग की जाती थी फिर ही बिल्ड किया गया, क्योंकि कोई भी ऐसी बिल्डिंग आपको नहीं देखने को मिलेगी कि जो उस प्लेटफॉर्म से क्या बनी हो, बाहर बनी हो। और जो सारी की सारी ब्रिक्स हैं, ठीक है, जो उसको बनाने के लिए यूज की जाती थी, वो सारी की सारी आप एक चीज देखोगे कि एक रेशो में होती थी, उनका फिक्स्ड रेशो है। स्टैंडर्डाइज्ड रेशो में क्या बनाई जाती थी, जो है
आपको ब्रिक्स बनती हुई दिखाई देंगी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। तो ये भी ये बताता है कि जो पूरा का पूरा सिविलाइजेशन है वो प्लान्ड था। देखिए क्या है उसका रेशो क्या है, लेंथ एंड ब्रेड्थ वर 4 टाइम्स एंड ट्वाइस द हाइट रिस्पेक्टिवली, कि जो उसकी हाइट है, ठीक है, उसकी हाइट के आप देखोगे 4 टाइम्स क्या है उसकी लेंथ, और उसकी जो ब्रेड्थ है उसकी सॉरी जो ब्रेड्थ है उसकी हाइट की क्या होती थी, 2 टाइम्स होती थी। तो इस तरीके से क्या आप जो एक स्टैंडर्डाइज रेशियो जो है वो फॉलो किया जाता था ब्रिक्स बनाने के लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं इस बात का एविडेंस है कि जो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन है एक प्लैंड अर्बन सेंटर था। चलिए उसके बाद लेइंग आउट द ड्रेन्स। तो जैसे मैंने कहा कि एक सबसे दूसरी सबसे डिस्टिंक्ट फीचर कौन सी है, वो है इनकी एक तरीके से ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम जो वेस्ट वाटर निकालने के लिए यूज किया जाता था, जिसे हम आमतौर पर नालियां कह देते हैं या सीवरेज कह देते हैं, ठीक है, वो इसकी काफी उसको केयरफुली प्लान किया गया। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि पहले ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन किया गया, उसके बाद जो है हाउसेस को क्या किया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया, क्योंकि हर हाउस ड्रेन से क्या था, कनेक्टेड। उस घर में जितना भी वेस्ट वाटर है या जितना वेस्ट प्रोडक्ट है सारा उस हाउस से कनेक्टेड ड्रेन्स में जाता था, और वो जो हाउस की ड्रेन है वो बाद में सिटी के मेन ड्रेन से जाकर क्या हो जाती थी, कनेक्ट हो जाती थी। ये एक खासियत आप कह सकते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की रही। दूसरा जो स्ट्रीट्स हैं, जो उनकी सड़कें हैं, वो किस पैटर्न पर बनाई गई थी, वो बनाई गई थी ग्रिड पैटर्न के ऊपर, जो एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर क्या करती थी, इंटरसेक्ट करती थी। अगर मैं बात करूं तो जो सड़कें हैं वो कुछ इस पैटर्न में बनी, और हर जो आप कह सकते हो स्ट्रीट है या हर जो रोड है वो जाकर जो इनकी मेन रोड जो होती थी, ठीक है, उससे जाकर क्या होती थी, कनेक्ट होती थी। तो ये काफी प्लान्ड सिस्टम रहा इनका, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब ड्रेनेज सिस्टम वर नॉट यूनिक टू द लार्जेस्ट सिटीज बट वर फाउंड इन स्मॉलर सेटलमेंट एज वेल। जैसे मैंने कहा कि हर शहर में हमें ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है, लेकिन एक शहर ऐसा भी है जहां पर हमें ड्रेनेज सिस्टम देखने को नहीं मिलता। एट लोथल फॉर एग्जाम्पल वाइल हाउसेज वर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक्स ड्रेन्स वर मेड ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स। हाँ, ये एक खासियत और है ड्रेनेज सिस्टम की, कि जो ड्रेनेज सिस्टम जो बनाया जाता था, जो नालियां बनाई जाती थी, जो सीवरेज बनाए जाते थे, वो बेक्ड ब्रिक्स का यूज किया जाता था उसमें। अगर उसको अनबेक्ड ब्रिक्स से बनाएंगे तो वो बहुत थोड़े टाइम में क्या हो जाएंगी, डिसॉल्व हो जाएंगी, जो मिट्टी है वो घुल जाएगी उसके अंदर। तो ये इसका यूज करते थे बेक्ड ब्रिक्स का। चलिए उसके बाद देखते हैं डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। काफी इंटरेस्टिंग डोमेस्टिक आर्किटेक्चर है। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखें तो सबसे पहली बात यह है कि घर के बीचों बीच कोर्टयार्ड होता था, जिसको आंगन कह देते हैं आज के टाइम पीरियड में। तो वो कोर्टयार्ड था और उसके चारों तरफ क्या बने हुए थे, कमरे बने हुए थे, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कोर्टयार्ड है वो नॉर्मल एक्टिविटीज जैसे हमारे घर में हम करते हैं उसका सेंटर रहा होगा, कि कुकिंग वगैरह और जो भी महिलाएं जो घर में काम करती हैं उसका सेंटर रहा। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो घर का मेन गेट है, अगर उस मेन गेट पर कोई खड़ा हो जाए तो कोर्ट यार्ड का व्यू नहीं मिलता उसे, यानी बाहर मेन गेट पे खड़ा हुआ आदमी नहीं देख सकता कि आप अपने घर में क्या कर रहे हो। ये एक सबसे बड़ी खासियत थी, ठीक है, क्योंकि वो प्राइवेसी का ध्यान रखते थे कि घर का गेट खुला भी है तो बाहर से आता जाता व्यक्ति ये देख ना पाए कि अंदर क्या हो रहा है। ये इस चीज का बड़ा ध्यान रखा। दूसरा, हमें कैसे पता लगता है कि प्राइवेसी के लिए इन लोगों का बड़ा कंसर्न ये था कि नीचे वाले फ्लोर के ऊपर, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कोई भी विंडो नहीं दी गई है। तो ये भी इस बात से भी पता लगता है कि प्राइवेसी के लिए इन लोगों का कंसर्न है। दूसरी चीज जो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलती है कि हर घर के अंदर लगभग लगभग आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, जो बाथरूम्स है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके फ्लोर के ऊपर क्या यूज की गई है, बेक्ड ब्रिक्स जो है वो यूज की गई है। और बाथरूम जो है वो कनेक्टेड होता था, बाहर जो ड्रेन है हाउस की उससे कनेक्टेड होता था, ताकि जो सारा का सारा पानी है वो उससे निकल कर किसमें चला जाए, जो ड्रेनेज के अंदर चला जाए, और उस ड्रेन से जो शहर का जो मेन सीवरेज सिस्टम है उसके अंदर वो एंटर कर जाए। तो बड़े तरीके से इन चीजों को क्या किया गया, डिजाइन किया गया। Some houses have remains of staircase to reach at the second story of the roof. कुछ घरों के अंदर हमें ये भी चीज देखने को मिलती है कि वहां स्टेयर केसेस मिले, कि आपको छत पर जाने के लिए वहां पर सीढ़ियां दी गई हैं,
तो इससे ये भी पता लगता है कि मल्टी स्टोरी हाउसेस भी रहे हो सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। और क्या खासियत है, बहुत सारे हाउसेस हमें ऐसे मिलते हैं जहाँ जो एक आप कहते हो ना कि एक बाहर वाला कमरा होता है घर का, जहाँ से आप बाहर से भी एंटर कर सकते हो और घर के अंदर से भी एंटर किया जा सकता है। वहां पर हमें बहुत सारे घरों में हमें वेल मिलता है। ठीक है, तो कुछ हिस्टोरियंस ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि ये इससे जो घर में पानी की सप्लाई बनी रहती होगी, साथ में बाहर से अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो वो उसको अगर प्यास लगी तो वो पानी पीकर वहां से जा सकता है। मोहनजोदड़ो के अंदर हमें लगभग लगभग 700 जो वेल्स हैं वो मिलते हैं। और मोहनजोदड़ो के एरिया में वेल्स से इरिगेशन जो है वो भी किया जाता था, तो ये इरिगेशन के लिए भी यूज किए जाते थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एग्रीकल्चर से भी क्या करता है, बाद में रिलेट करता है। अब देखिए, ये टॉपिक है हमारा ट्रैकिंग द सोशल डिफरेंसेस। ट्रैकिंग द सोशल डिफरेंसेस। अब हम हमारी सोशल हिस्ट्री पर आ जाते हैं, जो हमारी एनसीईआरटी की एक बेसिक हैबिट है, जो कहीं ना कहीं सोशल हिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा फोकस करके चलती है। तो हमें देखना है कि क्या हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है, क्या वो एक होमोजेनियस सोसाइटी थी, क्या वो एक एग्लिटेरियन सोसाइटी थी। एग्लिटेरियन का मतलब जहाँ पर जो अमीर और गरीब का फर्क हमें देखने को ना मिले, या फिर वहां पर अमीर और गरीब वर्ग जैसे भी कुछ आप देख सकते हो सोसाइटी में डिवीजन था या नहीं था, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो उसका क्या तरीका हो सकता है? उसका तरीका एक तो ये हो सकता है कि हम बरियल्स को स्टडी करें। बरियल्स मतलब जहां पर मरे हुए लोगों को दफनाया जाता था। अब देखो इससे कैसे डिफरेंस पता लगेगा। अगर हम देखें कि पिरामिड्स को देखें, जो इजिप्ट की सिविलाइजेशन है, उसके अंदर जो रिच लोग हैं, जो किंग्स हैं, उनको पिरामिड्स के अंदर ममीफाई करके रख दिया जाता था। और साथ में उनके बरियल्स में बहुत सारी गोल्ड की चीजें, बहुत सारी खाने पीने की चीजें उसके साथ क्या कर दी जाती थी, दफन कर दी जाती थी, जिससे वो ये मानते थे कि आने वाले लाइफ में उनको ये सारी चीजें जो है वो काम आएंगी। लेकिन जैसे हमने कहा कि जब हम उसको निकालते हैं, उस जो ममीज को निकाला गया, तो उससे ये पता लगा कि ये जो ग्रेव है काफी रिच पर्सन की क्या रही होगी, क्योंकि हर पर्सन के लिए ये ममीफिकेशन की प्रोसेस को और इतने सारे गोल्ड की चीजों को और इन सब चीजों को, प्रोडक्ट्स को अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं था। यूजुअली किंग्स जो है उसको अफोर्ड कर सकते थे। तो वही प्रक्रिया हम यहाँ अपनाते हैं और इंडस सिविलाइजेशन के जो बरील्स हैं उनको स्टडी करने की कोशिश करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इन रियलिटी इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी क्या सोशल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते थे। तो देखिए, जब हम इसको पढ़ते हैं, एट बरियल्स इन हड़प्पा हड़प्पन साइट्स द डेड वर जनरली लेड इन पिट्स, कि एक गड्ढा बनाकर उसके अंदर जो डेड पर्सन उसको दफना दिया जाता था। ठीक है, कुछ ग्रेव्स ऐसी हैं जहां पर पोट्री एंड ऑर्नामेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। ज्वेलरी भी मिली है हमें कुछ बरियल्स के अंदर, और ज्वेलरी मेन एंड वुमेन दोनों की ग्रेव से मिली है। तो इसका मतलब ये तो ये हमें पता लगता है कि ज्वेलरी का यूज मेन एंड वुमेन दोनों करते थे। इन द एक्सकवेशन एट द सिमेट्री इन हड़प्पा in the mid 1980s, an ornament consisting of 3 shell rings, a jasper, ठीक है, उसके साथ साथ bead and hundreds of micro bead was founded near skull of male। 1980s में हड़प्पा के अंदर जब एक्सकवेशन किया गया तो हमें एक, आप कह सकते हो कि सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब कब्रिस्तान, वहां से हमें ये चीज देखने को मिली कि हमें कुछ ऑर्नामेंट्स मिले हैं। ठीक है, जिसके अंदर 3 शेल रिंग्स हैं, जैस्पर है, एक सेमी प्रेशियस स्टोन होता था, उसके साथ साथ बीड्स मिले हैं, माइक्रो बीड्स मिले हैं, जो एक मेल स्कल मिला है उसके साथ पड़े हुए ये मिले हैं। इन सम इंस्टेंसेस द डेड वर बरीड विद कॉपर मिरर्स, मिरर्स को भी उसके साथ दफन किया जाता था। लेकिन ये हमें बहुत ज्यादा प्रेवलेंट नहीं है, एक आदि कहीं ना कहीं हमें सिमेट्री से या एक आधे किसी ना किसी बरियल से हमें ये चीजें मिल जाती हैं। तो इस चीजों को देखकर हमें पता लगता है कि जो हड़प्पन्स हैं वो चीजों को साथ दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। तो हमें जब बरियल्स को स्टडी करके तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हड़प्पन सोसाइटी के बारे में, रिच और पुअर के डिफरेंस के बारे में नहीं मिलती। तो और क्या तरीका हो सकता है? ठीक है, और तरीका जैसे अगर आप देखो तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम आर्टिफैक्ट्स को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिफैक्ट्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक तो क्या होंगे, यूटिलिटेरियन होंगे,
यूटिलिटेरियन, और एक आपको मिल जाएंगे लग्जरी, लग्जरी प्रोडक्ट्स। लग्जरी जो हमें रेयरली मिलते हैं, और यूटिलिटेरियन मतलब जो हमें भारी मात्रा में मिलते हैं। इस तरीके से हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या हम उससे स्टडी कर पा रहे हैं, देखते हैं। रेयर ऑब्जेक्ट्स मेड वैल्यूएबल मटेरियल आर जनरली concentrated in large settlements like Mohenjo-daro and Harappan and rarely found in smaller settlements। कि जो बहुत वैल्यूएबल मटेरियल से जो ऑब्जेक्ट्स बनते थे, ठीक है, वो हमें हमेशा बड़ी सेटलमेंट में ही देखने को मिलते हैं। स्मॉल सेटलमेंट्स में उनका कंसंट्रेशन क्या है, काफी कम है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, मिनिएचर पॉट्स, फियंस पॉट होता था, एक ब्लैक से कलर का पॉट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली परफ्यूम बॉटल्स की तरह यूज किया जाता था, ठीक है। जो हमें कहाँ मिलता है, मोस्टली हमें देखने को मिलता है मोहनजोदड़ो के अंदर या हड़प्पा के अंदर, ठीक है। स्मॉल सेटलमेंट से हमें देखने को नहीं मिलता, जैसे कालीबंगा है। फियंस के अंदर मटेरियल क्या यूज किया जाता था, ग्रैंड साउंड सिलिका मिक्स्ड विद कलर एंड गम एंड देन फायर्ड। कि सिलिका, सैंड और उसके साथ साथ गम के उसको मिक्स करके और उसको पकाया जाता था, ठीक है। इसको बनाने की प्रोसेस भी क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। ये रेयरली मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट्स हमें रेयर मिलते हैं, कम मिलते हैं, हम इससे आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, बड़ी सेटलमेंट में मिल रहा है, छोटी सेटलमेंट में नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं जो बड़ी सेटलमेंट है उसके अंदर कोई ना कोई कम्युनिटी ऐसी रही होगी जो काफी ज्यादा क्या रही होगी, प्रोस्परस रही होगी, काफी ज्यादा रिच रही होगी। चलिए उसके बाद देखिए, gold too was rare and as at present probably precious. All the gold jewelries are found at Harappan sites was recovered from hoards, objects kept carefully by people often inside the containers such as pots। तो गोल्ड भी काफी रेयर था और उसको प्रिजर्व करके रखा गया है होर्ड्स के अंदर, यानी जिसको काफी जार वगैरह में प्रोटेक्ट करके रखा गया है। तो गोल्ड भी हमें मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये आइडिया लगाया जा सकता है कि हाँ, हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर कुछ सोसाइटी के अंदर ऐसा सेक्शन रहा होगा जो काफी ज्यादा क्या रहा होगा, रिच रहा होगा एक्सट्रीमली, ठीक है। लेकिन फिर भी ये एविडेंसेस आप कह सकते हो कॉन्क्रीट नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट्स यूज में कब आते हो, ठीक है। हम इसको आज यूटिलिटेरियन, आज इसको लग्जरी मान रहे हैं, हो सकता है कि इनका यूज हैवी मात्रा में किया जाता हो, बाद में ये डिस्ट्रॉय हो गए तो हमें मिलते ही नहीं, ठीक है। तो ये भी कारण हो सकता है। तो इन आर्टिफैक्ट्स और इनसे पता लगाना तो क्या है, काफी मुश्किल है। चलिए देखते हैं आगे, क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब इतने सारे आर्टिफैक्ट्स हमें मिलते हैं, तो कोई ना कोई प्लेस ऐसा होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो क्या होगा, क्राफ्ट प्रोडक्शन का क्या रहा होगा, सेंटर रहा होगा। जैसे अब आप यहाँ पर देखिए, चनहूदड़ो है, ठीक है। वो किसके लिए डिवोटेड है, क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, जहाँ पर बीड मेकिंग की जाती है, शेल कटिंग की जाती है, मेटल वर्क किया जाता है। तो ये आप कह सकते हो कि चनहूदड़ो जो है वो एक क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर रहा होगा। द वेराइटी ऑफ मटेरियल यूज टू मेक बीड्स इन रिमार्केबल स्टोन्स लाइक कार्नेलियन, उसके साथ साथ जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीएटाइट, मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, शेल, फियंस, टेराकोटा और बर्न्ट क्ले। अब अगर हम मटेरियल की बात करें कि कौन कौन सा मटेरियल जो यूज किया जाता था, तो हर तरीके का मटेरियल यूज किया जाता था उसको बनाने के लिए। जैसे आप देखोगे कि मेटल भी यूज किया जा रहा है, स्टोन्स भी अलग अलग तरह के प्रेशियस, सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं, जैसे कार्नेलियन है, उसके साथ साथ जैस्पर है, क्वार्ट्ज है। इन सब चीज़ों से ये जो है, जो चीज़ें बनाई जाती थी, जितने भी हम आर्टिफैक्ट्स जो है वो रिकवर करते हैं। कुछ बीड्स ऐसे होते थे जो दो और मोर स्टोन्स को कनेक्ट करके बनाए जाते थे, उनको सीमेंट करके बनाए जाते थे, ठीक है। और उनके ऊपर बाद में गोल्ड कैप्स जो है वो लगा दी जाती थी। तो ये उनका क्राफ्ट प्रोडक्शन का तरीका था, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली जो चनहूदड़ो है वहां से हमें ड्रिल्स भी मिली हैं, लोथल भी कहीं ना कहीं क्राफ्ट प्रोडक्शन का क्या रहा था, सेंटर रहा होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ धोलावीरा का भी हमें नाम मिलता है, यहाँ से हमें ड्रिल्स मिली हैं। और हम ये देखते हैं कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो इन सेंटर्स पर बनाए जाते होंगे और बाद में इनको क्या कर दिया जाता होगा, बड़ी सेटलमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता होगा, इनको एक तरीके से सेल करने के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ नागेश्वर और बालाकोट, दो सेटलमेंट्स का हमें नाम मिलता है। ये कोस्ट के नियर थी, कोस्टल एरियाज में है। जो नागेश्वर है हमें जो गुजरात में देखने को मिलता है, और बालाकोट कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर है। इन एरियाज के अंदर आप देखोगे ये स्पेशलाइज्ड सेंटर है किसके, शेल ऑब्जेक्ट्स बनाने के।
शेल्स के मतलब शेल जो उसको आप एक तरीके से शंख कह दिया जाता है, जो सी के पास रिकवर होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स लिए हैं जिसमें इन डिटेल समझाया गया है, उसके अंदर विद पिक्चर्स मैंने शेल्स को दिखाया आपको क्लास के अंदर, तो आप एक बार उसको जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके वो वहां पर जो क्या आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर जो शेल्स मिलती हैं उनसे क्या बनाए जाते थे, आर्टिफैक्ट्स बनाए जाते थे, जैसे बैंगल्स बनाए जाते थे। ठीक है, ये और या अदर प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए जाते थे शेल्स का यूज करके। क्राफ्ट प्रोडक्शन वाज अंडरटेकन इन लार्ज सिटीज सच एज मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्राफ्ट प्रोडक्शन जो है वो बड़ी सिटीज में भी होता था, बट यूजुअली छोटे सेंटर्स पर प्रोडक्शन होता था और बाद में इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करके इन सेंटर के ऊपर ले जाया जाता था और वहां पर इनको क्या किया जाता था, बेचा जाता था। चलिए, अब यहाँ पर आप एक चीज देखोगे कि अब ये लोग कहाँ कहाँ से जो चीजें हैं वो मंगाते थे। ठीक है, क्योंकि इतना सारा मटेरियल यूज हो रहा है, क्या सारा लोकली अवेलेबल था या बाहर से भी मंगाया जाता था? अगर आप एक चीज देखोगे, स्टोन, टिम्बर एंड मेटल हैड टू बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड द एल्यूवियल प्लेन्स। कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे स्टोन है, टिम्बर और मेटल, कुछ तरह का मेटल जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाहर के एरिया से मंगवाना पड़ता था। ठीक है, अब हमें कैसे पता कि ट्रांसपोर्टेशन होता था? तो टेराकोटा टॉय मॉडल्स का क्या हमें जो देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर हमें क्या मिलता है, बुलक कार्ट्स दिखाई देते हैं। बुलक कार्ट्स ये बताते हैं कि कहाँ ट्रांसपोर्टेशन होता होगा, और उसके साथ साथ लैंड ट्रांसपोर्टेशन भी किया जाता था और रिवरनाइन रूट्स का भी यूज किया जाता था, जो कि इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उनको यूज करके आप कह सकते हो कि इंडिया के बाकी एरियाज से जो चीजें हैं वो मंगाई जाती थी। उसके साथ साथ बाहर की कंट्रीज से भी चीजों को क्या किया जाता था, इंपोर्ट किया जाता था। देखिए क्या क्या चीज कहाँ से आती थी। शोटू गई अफगानिस्तान, यहाँ से मंगाया जाता था लेपिस लेजुली। लेपिस लेजुली एक तरह का ब्लू कलर का सॉरी, एक सेमी प्रेशियस स्टोन था जो ज्वेलरी बनाने के लिए यूज किया जाता था। उसके साथ साथ लोथल जो था वो कार्नेलियन का सोर्स के बिल्कुल पास था। ठीक है, तो जो कार्नेलियन है लोथल और उसके आसपास के एरिया से मंगाया जाता था। स्टीएटाइट, स्टीएटाइट आता था सदर्न राजस्थान और नॉर्दर्न गुजरात से। स्टीएटाइट से क्या बनता था, सील्स बनती थी, सॉफ्ट स्टोन था। उसके साथ साथ आप देखोगे बीड्स बनाए जाते। ठीक है, तो ये चीजें मंगवाई जाती थी। और मेटल फ्रॉम राजस्थान, मेटल कौन सा मंगाया जाता था राजस्थान से, तो कॉपर जो है वो राजस्थान से मंगवाया जाता था। ठीक है, और खेतड़ी रीजन राजस्थान का, वहां से कॉपर मंगवाते थे। और साउथ इंडिया से आता था गोल्ड। साउथ इंडिया का जो कर्नाटक रीजन है मोस्ट प्रोबेबली वो किसका सेंटर रहा होगा, गोल्ड मंगवाने का सेंटर रहा होगा। उसके साथ साथ आप एक चीज ये भी देखोगे कि मेसोपोटामियन टेक्स्ट है, जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट का मतलब जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है उसके अंदर जो हमें टेक्स्ट मिलते हैं, उनकी बुक्स मिलती हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये जो थर्ड मिलीनियम बीसी यानी 3000 बीसी के आसपास का है, वो इस बात से रेफर करता है कि कॉपर कहाँ से आता है, मगन, मगन से कॉपर मंगाया जाता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली किसका नाम होगा, ओमान का। अब हमें कैसे पता लगता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो कॉपर मिला है उसके अंदर हमें मिलते हैं निकल के एविडेंसेस, निकल के एविडेंसेस मिले। उसी निकल के एविडेंसेस हमें कहाँ मिलते हैं, मेसोपोटामिया के अंदर जो कॉपर है वहां से मिलते हैं, और उसके साथ साथ ओमान के अंदर जो कॉपर मिला है वहां से हमें कुछ एविडेंसेस मिलते हैं कि उसमें भी निकल के ट्रेसेस हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा रहा होगा कि जो कॉपर है ओमान और राजस्थान दोनों से मंगवाते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। इसके साथ साथ कुछ हमें ऐसी सील्स मिलती हैं मेसोपोटामिया के अंदर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्या है, रिलेटेड है, तो जिससे हमें पता लगता है कि हाँ इनका रिलेशन बाहर की कंट्री से भी क्या हो रहा होगा। चलिए, उसके बाद देखिए सील्स, स्क्रिप्ट्स, वेट्स, इनकी बात करते हैं। बहुत सारी सील्स ऐसी हैं जो हमें मिलती हैं जिनके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब वो क्या लिखा गया है हमें इस बात का आइडिया तो नहीं है, क्योंकि हम इनकी स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पाए। पहले तो हम ये समझते हैं कि सील्स का यूज क्या होता था, फिर उसके बाद बात करेंगे स्क्रिप्ट की। जो सील्स हैं वो आपको ये देखने को मिलेंगी
कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए यूज की जाती थी सील्स। कैसे समझिएगा उसको, कि इंडिया से कोई प्रोडक्ट मेसोपोटामिया जा रहा है, उस प्रोडक्ट को पैक करके उसके ऊपर एक सील लगा दी जाती थी, एक स्टैंप लगा दी जाती थी। अगर वो मेसोपोटामिया वो प्रोडक्ट पहुंचने के बाद अगर वो सील इंटैक्ट है यानी टूटी नहीं हुई, तो इसका मतलब ये है कि रास्ते में उसके साथ किसी ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, ठीक है, तो प्रोडक्ट बिल्कुल सही डिलीवर किया गया। उसके साथ साथ कम्युनिकेशन का भी काम करती है, कोई ना कोई आप उसके ऊपर एड्रेस या नाम किसी का कोई ना कोई मेंशन किया जाता होगा। अब क्या मेंशन किया जाता था हमें पता तो है नहीं, ये हमारे सिर्फ क्या है, एक आइडियाज है, एक एस्टिमेट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्क्रिप्ट है उसके ऊपर लिखी गई है और वो अभी तक क्या है, अनडिसाइफर्ड है। अनडिसाइफर्ड का मतलब अभी तक हम पता नहीं लगा पाए हैं कि वो क्या लिखा गया उसके ऊपर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि इतना जरूर पता लगा है कि उस स्क्रिप्ट के अंदर 375 से लेकर 400 के आसपास जो सिंबल्स हैं वो यूज किए गए हैं। और क्या है, 26 सिंबल्स वाला हमें सबसे बड़ा इंस्क्रिप्शन मिलता है जो कि मिला है धोलावीरा से, ठीक है। लेकिन इतना आइडिया हमने लगा लिया कि जो स्क्रिप्ट है वो लिखी जाती थी राइट टू लेफ्ट। यूजली हम लेफ्ट से लिखना शुरू करते हैं और उसको राइट तक लेके जाते हैं, लेकिन ये स्क्रिप्ट क्या चलती थी, उल्टी, यानी राइट से शुरू होती थी और उसको लिखना लेफ्ट तक चलती रहती, जैसे उर्दू लिखी जाती है, जैसे पर्शियन लिखी जाती है, उस तरीके से स्क्रिप्ट को क्या किया जाता था, लिखा जाता था। अब बात करते हैं वेट्स की, ठीक है। वेट सिस्टम जो है, एक स्टैंडर्डाइज वेट सिस्टम हमें देखने को मिलता है। स्टैंडर्डाइज का मतलब कि पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक ही तरह का वेट सिस्टम क्या किया जाता था, फॉलो किया जाता था। वेट जो है वो चर्ट स्टोन के बनते थे, ठीक है। चर्ट एक तरह का स्टोन होता था जिससे वेट्स को बनाया जाता था, और किस शेप में होते थे, यूजुअली क्यूबिकल शेप में होते थे। क्यूबिकल शेप में हमें देखने को मिलते हैं। दो तरह का वेट सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम है यानी 1 2 4, एक ये सिस्टम चलता है जो 12,800 तक जाता है, और एक हाइयर डिनोमिनेशन चलता था डेसिमल सिस्टम में, जो आपको देखने को मिल जाएगा 10, उसके बाद 100, है ना, 1000, इसमें चलता था। ये डेसिमल सिस्टम का था जो था। ये चीजें मोस्ट प्रोबेबली जो है आप कह सकते हो कि बड़ी चीजों को नापने के लिए इसका यूज किया जाता था। बाइनरी सिस्टम जो है वो छोटी छोटी चीजों को, प्रेशियस स्टोन्स को, उसके अलावा गोल्ड को आप कह सकते हो कि मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता था। चलिए उसके बाद देखते हैं एंशियंट अथॉरिटी। अब बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। अब अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कोई इमीडिएट एविडेंस तो है नहीं कि क्या जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है क्या कोई वहां पर एंशियंट अथॉरिटी थी या नहीं थी। इस चीज का पता लगाना काफी मुश्किल है हमारे लिए। लेकिन अगर आप देखोगे हड़प्पन सोसाइटी, कुछ जो हिस्टोरियंस हैं, कुछ थ्योरीज हैं जो इसके रिगार्डिंग चलती है। कुछ लोग मानते हैं कि सोसाइटी में कोई रूलर नहीं था, सबके पास इक्वल राइट्स थे, सब क्या थे वहां पर, बराबर थे। कुछ ये मानते हैं कि वहां पर सिंगल रूलर ना होकर वहां पर आपको सेवरल रूलर्स जो है वो दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। मोहनजोदड़ो का अलग था, हड़प्पा का क्या रहा होगा, अलग रहा होगा। कुछ मानते कि नहीं ये एक सिंगल स्टेट था, ठीक है, क्योंकि आर्टिफैक्ट्स जो है वो हमें कॉमन मिलते हैं। प्लानिंग सब जगह कैसी की गई है, इक्वल की गई है। स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो ऑफ ब्रिक्स है, स्टैंडर्डाइज्ड वेट सिस्टम है। तो ये अलग अलग एम्पायर ना होकर एक ही एम्पायर का क्या रहे होंगे, पार्ट रहे होंगे। देखो हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस तो है, ठीक है, कि जिससे हम ये बता सकें कि इसका यहाँ पर कोई एंशियंट अथॉरिटी रही होगी। लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि कोई ना कोई तरह की गवर्नमेंट इसको चलाती जरूर थी, क्योंकि इस तरीके का बड़ा प्रिसाइज सिस्टम फॉलो करना आम पब्लिक के बस की बात नहीं है, क्योंकि आम पब्लिक कोऑपरेट करके आपस में ऐसी चीजें चला नहीं सकती। तो कोई ना कोई एंशियंट अथॉरिटी जरूर एग्जिस्ट करती थी। कहीं ना कहीं से हमें एक स्टैचू मिलता है, जैसे आप देखोगे जो स्टैचू ऑफ प्रीस्ट किंग कहा जाता है जिसको, ठीक है, स्टैचू ऑफ प्रीस्ट किंग मिलता मोहनजोदड़ो से। अब प्रीस्ट किंग नाम ब्रिटिशर्स का दिया हुआ है, क्योंकि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में एक कम्युनिटी ऐसी थी जो प्रीस्ट भी थी और किंग भी थी। ये हमने उसको नाम दे दिया, लेकिन हम बिल्कुल, क्योंकि इनकी रिचुअल प्रैक्टिसेस से हम परिचित नहीं है कि कैसे कैसे रिचुअल्स ये फॉलो करते थे,
तो ये बात कहना थोड़ा अजीब होगा कि यहाँ पर कोई प्रीस्ट किंग जैसी कम्युनिटी एग्जिस्ट करती होगी। तो अलग अलग थ्योरीज हैं, कोई भी एक थ्योरी हमारे लिए आप कह सकते हो कि सूटेबल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर इनकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में हम कोई कॉन्क्रीट एविडेंस हमारे पास नहीं है न, कोई बात 100% तरीके से हम नहीं कह सकते। फिर देखिए द एंड ऑफ सिविलाइजेशन। अब एंड ऑफ सिविलाइजेशन कैसे, 1800 बीसी के आसपास हमें आकर ये देखने को मिलता है कि मोस्ट ऑफ द जो मैच्योर हड़प्पन साइट्स हैं, जैसे कि चोलिस्तान के रीजन में, उनको क्या कर दिया गया है, अबेंडन कर दिया गया है। अबेंडन कर दिया गया है तो उसके पीछे सेवरल एक्सप्लेनेशंस हमें देखने को मिलती हैं। कुछ कहते हैं कि क्लाइमेटिक चेंज हो गया होगा, कुछ ने कहा कि डिफोरेस्टेशन ज़्यादा हो गया, एक्सेसिव फ्लड आ गई, या शिफ्टिंग और ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, यानी नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, ठीक है, या फिर लैंडस्केप का ओवर यूज कर दिया गया। ओवर यूज का मतलब कि यहाँ की जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई, तो लोग इस जगह को छोड़कर आगे क्या हो गए, शिफ्ट हो गए। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन हमें मिलती हैं कि क्यों जो सिविलाइजेशन है वो एंड हो गई, ठीक है। उसके बाद देखिए डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब इसको डिस्कवर करने की एक अलग कहानी है, ठीक है। इंडिया के अंदर एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसे कहा जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके फर्स्ट डायरेक्टर जो बनकर आए उनका नाम था एलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है। पहले भी बहुत सारी सील्स जो हैं वो डिस्कवर होती थी, वो पहुंचाई गई किसके तक, एलेक्जेंडर कनिंघम तक, पर उन्होंने खास ध्यान नहीं दिया। क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये है कि कनिंघम का जो इंटरेस्ट था ना, वो 600 बीसी से लेकर और 600 एडी तक की हिस्ट्री में ही था, और उन्होंने इसको इसी के अंदर जो है वो प्लेस करने की कोशिश की। लेकिन ये सिविलाइजेशन तो उससे भी बहुत ज्यादा क्या थी, पुरानी। तो अलेक्जेंडर कनिंघम इसको समझ नहीं पाए। लेकिन बाद में जब जॉन मार्शल इंडिया के, आप कह सकते हो कि डायरेक्टर जनरल बनकर आए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, तो उन्हें दयाराम साहनी के कहने पर जब उन्हें कुछ सील्स मिली थी, तो उन्होंने यहाँ पर हड़प्पा के अंदर एक्सकवेशन जो है वो स्टार्ट करवाया, और ये बात डिक्लेयर की गई कि हाँ कुछ यहाँ से कुछ एक एंशियंट साइट हो सकती है। और बाद में सेम सील्स रखाल दास बनर्जी को कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से मिली। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये दोनों एक ही सिविलाइजेशन का क्या है, पार्ट रहे, और जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, पुरानी है। तो 1924 में जॉन मार्शल ने ये बात डिक्लेयर की कि उन्होंने एक नई सिविलाइजेशन जो कि बहुत ओल्ड है, जिसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो क्या कर ली गई है, डिस्कवर कर ली गई है। इसीलिए कहा गया कि जब जॉन मार्शल इंडिया से गए तो वो भारत के इतिहास को उससे कहीं ज़्यादा पुराना करके चले गए, ये बात उनके लिए कही जाती है। अब उसके बाद टेक्निक यूज्ड फॉर एक्सकवेशन। यूजली क्या होता है कि जब आप किसी भी प्लेस की स्टडी करते हो, तो जो सबसे लोएस्ट लेयर होती है वो क्या होती है, सबसे पुरानी होती है, और जो सबसे ऊपर होती है वो सबसे रीसेंट है, ठीक है। इन लेयर्स की स्टडी को कहा जाता है स्ट्रेटिग्राफी। Artifacts found in layers can be assigned to specific culture periods and can thus provide the cultural sequence for a site. अब क्या होता है कि बहुत सारी जो एक ही लेयर में जो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं वो एक ही कल्चर से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। अब हुआ क्या कि जब साइट्स को डिस्कवर किया गया और एक्सकवेशन किया गया, तो पहले के हिस्टोरियंस ने क्या किया कि स्ट्रेटिग्राफी को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। स्ट्रेटिग्राफी का मतलब यह है कि एक ही लेयर्स से मिले ऑब्जेक्ट को एक साथ नहीं रखा गया, उन्हें अलग अलग प्लेस कर दिया गया, जिससे बहुत सारी वैल्यूएबल जो इंफॉर्मेशन है ना वो क्या हो गई, लॉस्ट हो गई। बाद में इंडिया के अंदर एक पर्सन आते हैं जिनका नाम है R.E.M. व्हीलर। व्हीलर ने ये चीज बताई कि आपको स्ट्रेटिग्राफी का भी क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा, ठीक है। और फिर जब पार्टीशन हुआ तो इंडिया की बहुत सारी साइट्स हैं इंडस वैली की, वो कहाँ चली गई, पाकिस्तान के अंदर। और बाद में एक्सटेंसिव सर्वे किया गया कच्छ के रण में, ठीक है, जहाँ से हमें बहुत सारी सेटलमेंट्स जो हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्या हुई, मिली। उसके साथ साथ पंजाब और हरियाणा के अंदर भी बहुत सारी साइट्स हमें देखने को मिलती हैं जो कुछ नहीं है, जैसे कालीमंगा, ये राजस्थान के अंदर है, लोथल गुजरात से मिली है, राखी गढ़ी ये कहाँ पर है, हरियाणा में, और उसके साथ साथ धोलावीरा गुजरात, ये सबसे नई डिस्कवरीज हैं, ठीक है। और अभी भी एक्सप्लोरेशन जो है वो चल रहा है, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे अब
फॉरेन कंट्रीज के जो हिस्टोरियंस हैं वो भी इसके अंदर इंटरेस्ट लेने लगे हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि इंडिया की हिस्ट्री और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन रही वो इतनी एंशियंट थी और इतना एफिशिएंट सिस्टम उन्होंने उस टाइम पीरियड में कैसे डेवलप कर लिया। ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। ये एक क्विक रिवीजन था हमारे चैप्टर का। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैप्टर को इन डिटेल जो करवाया गया है उसे एक बारी ज़रूर देखें, तभी आप क्विक रिवीजन का फ़ायदा उठा पाएंगे। और जो लोग पहले ऑलरेडी कर चुके हैं इस चैप्टर को, चाहे हमारी वीडियो के थ्रू या कहीं भी कर चुके हैं, वो आप इसका लाभ ज़रूर उठा सकते हैं। तो आज हमने इस चैप्टर का जो रिवीजन है वो कंप्लीट कर लिया है। कल हम मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ। यही एक हमारी प्रोसेस रहेगी, क्विक रिवीजन। हमारे CUET के लिए, हमारी बोर्ड एग्जाम के लिए ये काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो कल मिलते हैं इसी समय 7:15 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का साथ बने रहने के लिए।